नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कल ही मैंने वीडियो बनाया था दूसरे चैनल पे, नॉकिंग न्यूज़ पे, और आपको ये बताने की कोशिश की थी कि किस तरह से इस देश में आने वाला साल रोज़गार के नज़रिए से थोड़ा ख़तरनाक होने वाला है, अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं रहने वाला है, क्योंकि पूरी दुनिया में 3 बड़े खतरे हैं जो हमारे देश को नुकसान पहुंचा सकते हैं। 3 बड़े किले अर्थव्यवस्था के ढहते दिख रहे हैं और उनके ढहने भर से हमारे ऊपर बुरा असर पड़ने वाला है। ये 3 किले हैं चीन की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है, यूरोप की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है और अमेरिका का हाल भी आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से ब्रिटेन में लंबी लंबी हड़तालें, और ये पूरे यूरोप का हाल है और यही अमेरिका का हाल है, सब जगह का हाल है। कल के वीडियो मैंने बताया था वहाँ पे नॉकिंग न्यूज़ पे। अब मैं बात करूंगा भारत में वर्तमान स्थिति की। भविष्य 2023 छोड़ दीजिए, अभी 2022 से दिसंबर बीतने तक इस देश में क्या हालात बहुत अच्छे हैं। आप अगर देखें कि वो सामने वाले की 2 फूटी है तो मेरी 1 फूट गई, कोई बात नहीं, तो बात अलग है। लेकिन जो हकीकत है, जो आइडियल स्थिति वही है कि हर व्यक्ति की 2-2 आँख होनी चाहिए। भारत का क्या हाल है, आज इस पर बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, मैं अभी हाजिर होता हूं। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, कुछ धनराशि देना चाहते हैं, तो एक QR कोड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और एक UPI ID डिस्क्रिप्शन में है। जो लोग पिछले दिनों, जो दिक्कत आपको UPI में पैसे भेजने में आ रही थी, अब धीरे धीरे उसकी कलई खुल रही है। पहले ये कहा गया कि ये जो थर्ड पार्टी ऐप्स हैं इसमें दिक्कत है, गूगल पे में, पेटीएम में। फिर कहा गया कि ICICI बैंक ने ही उसे बंद कर दिया है। जब खटखटाया, खड़खड़ाया और बहुत सारी चिट्ठी पत्री मेल किए, वकील के नोटिस भेजे, तो पता चला सरकार के जो वो पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो UPI चलाता है उसने बैन किया हुआ, ऐसा ICICI बैंक का कहना है। अब वहाँ उनको खटखटा रहे हैं। खैर, इस बीच में जो लोग पैसे भेजना चाहते थे, बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया, स्क्रीनशॉट पूछ के देखिए जा नहीं रहे हैं, इसी से मुझे पता चला। तो जो लोग भेजना चाहते थे धन, उनको असुविधा हुई, वो अब भेज सकते हैं क्योंकि QR कोड एक्टिव हो गया। पिछले 1-1.5 महीने से कोई पैसा उस तरह से आ नहीं पा रहा था हमारे पास। तो अभी मैं हाजिर हुआ, फिर बातचीत शुरू करते हैं। भारत में देखिए, मंदी क्या होती है, लोगों के लिए आंकड़ा होती है। मुद्रास्फीति, मंदी, इन्फ्लेशन, ये आंकड़ा है भाई। जो विद्वान लोग बात करते हैं वो क्या बात करते हैं जी, इन्फ्लेशन बढ़ गया। हम आम लोग बात करते हैं भाई महंगाई बढ़ गई, अर्थव्यवस्था डूब गई, GDP गिर गई। हम लोग कहते हैं GDP गिर गई, फिर मैं समझा देता हूँ कि चलो भाई उत्पादन पूरे देश का मिला के जो होता था वो कम हो गया है। लेकिन इसका सीधा मतलब हमारे लिए यह है कि क्या हमारी तनख्वाह जो हमको मिलती है और हमारी नौकरी सुरक्षित है। और कुछ लोगों ने इस देश में ये फैला के रखा हुआ है कि बेरोजगारी मतलब सरकारी नौकरी नहीं है तो बेरोजगारी है। ये जानबूझ के फैलाया जा रहा है, ऐसा इस देश के नौजवान नहीं मानते हैं। उनको अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए उससे भी वो संतुष्ट हैं, और कहीं पे भी कोई नौकरी जिसमें PF कटता हो उसके लिए वो तैयार है, और हर कारोबार। लेकिन ये जो इस देश की बेरोजगारी को ढकने की कोशिश करने वाले लोग हैं, वो अक्सर कहते हैं कि भाई आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है तो आपने खुद को बेरोजगार कहना शुरू कर दिया। तो ये जो आंकड़ा मैं आपके सामने लाया हूं दिसंबर 2022 का, ये आंकड़ा बता रहा है कि भारत में शहरी बेरोजगारी की दर 10.9% है और गांव में ये 7.44% है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, 37.4%। अब फिर बेरोजगारी क्या होती है ये जानना ज़रूरी है। बेरोजगारी का मतलब ये नहीं कि मेरे पास काम नहीं है। बेरोजगारी के ये जो आंकड़े आते हैं, इसके पैरामीटर भी कोई आसान नहीं हैं। आपको काम आता हो, जो काम आप ढूंढने जा रहे हैं। पहली शर्त कि मान लीजिए आपने ITI किया है फिटर में और फिटर की आप नौकरी ढूंढने जा रहे हैं, पहली शर्त। दूसरी शर्त,
आप नौकरी ढूंढने जा रहे हो, ऐसा नहीं कि आप फिटर बन के घर बैठ गए तो आपको बेरोजगार माना जाएगा ना। ये भी आवश्यक शर्त है कि आप जा रहे हो नौकरी ढूंढने के लिए और अप्लाई कर रहे हो। जब ये दोनों चीजें सरकारी रिकॉर्ड में कहीं पे, और उसके लिए भी एक समय है कि इतने समय तक काम ना मिले, तो ये जब सरकारी रिकॉर्ड पे आ जाता है तब ये माना जाता है कि बेरोजगारी है। ऐसा नहीं है कि मुझे जो है वो कलेक्टर की नौकरी नहीं मिल गई तो कल से मैं बेरोजगार हूं। ये सब बेरोजगारों को बदनाम करने के लिए, इस देश के नौजवान को बदनाम करने के लिए व्हाट्सएप मीडिया पे कुछ भद्दे लोग, घटिया लोग और इनसेंसिटिव लोग फैलाते हैं। थोड़ी संवेदनशीलता होनी चाहिए। एक आदमी परेशान है, उसने पढ़ाई लिखाई कर ली, सब कुछ कर लिया, उसको नौकरी नहीं मिल रही है, और आप व्हाट्सएप पे लिखते हो कि सरकारी नौकरी, सरकार सबको नौकरी तो नहीं दे सकती। ये ड्रामा होता है। देश के गृह मंत्री कहते हैं पकोड़ा बेचना भी एक रोजगार है। रोजगार पकोड़ा बेचना मिल रहा है क्या? कितने लोग पकोड़ा बेच सकते हैं? कभी जाके एक ठेला लेके जाइए जरा सड़क पे, पकोड़ा उस पर रख के, समझ में आ जाएगा। खैर, तो ये आंकड़े हैं, ये न्यूज एजेंसी राइटर्स ने CMI के आंकड़े हमसे साझा किए हैं। CMI जो है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है, उसकी वेबसाइट पे आप CMI की जाएंगे, आपको बहुत एक इतनी बढ़िया वेबसाइट है, एक ही पेज पे सारा डाटा रखा हुआ है, सारे फिगर्स में डाटा है। तो राइटर्स बताता है कि 16 महीने का ये हाईएस्ट लेवल है बेरोजगारी का। दिसंबर वो समय होता है जबकि आपके बहुत सारे दुकानों पे, संस्थानों में लोगों की ज़रूरत बढ़ जाती है क्योंकि नए साल की बिक्री होने वाली होती है। मॉल्स में सिक्योरिटी गार्ड बढ़ जाते हैं और नए साल की बिक्री के मद्देनज़र फैक्ट्रियों में उत्पादन होने लगता है, भाई कई तरह की चीज़ें बनने लगती हैं। ये उस दिसंबर का हाल है जब 16 महीने के हाईएस्ट लेवल पे है। नवंबर में बेरोजगारी की दर 8% थी, जबकि सितंबर में ये 6.43% थी, अगस्त में 8.21% थी, और इस साल हो गई जाके साल का दूसरा सबसे बड़ा स्तर हो गया 16 महीने का, जो 10.9% अर्बन है, जैसा मैंने आपको बताया। अब नवंबर से मिलाएं, 8.96% थी और सीधे हो गई 10.9%। ग्रामीण बेरोजगारी भी 7.55% थी और वो 7.44% है, यानी उसमें थोड़ी सी गिरावट आई है। राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है, और उसके बाद राजस्थान में 28.5% है, दिल्ली में 20.8% है, बिहार में 19.1% है, झारखंड में 18%। ये टॉप के बेरोजगार राज्य हैं। इसके अलावा अब ये जो चीज़ आपके सामने आ रही है, आप याद कीजिए पिछले दिनों राहुल गांधी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी पत्रकारों से कह रहे थे कि इस देश में रोज़गार बढ़ाना है तो जो छोटी फैक्ट्रियां हैं, छोटे कारखाने हैं, उनको बढ़ावा देना पड़ेगा और रोज़गार संगठित क्षेत्र में लाना पड़ेगा। ये पकोड़े वाले रोज़गार को से देश प्रगति नहीं करेगा, क्योंकि संगठित क्षेत्र का जब रोज़गार आता है, जब एक छोटी फैक्ट्री है जिसमें 30 लोग, 40 लोग, 50 लोग काम कर रहे हैं या 20 ही लोग काम कर रहे हैं, जब वो कंपनी चलाता है तो पूरी चीज़ें रिकॉर्ड में होती हैं, और जब वो सारे काम कानूनी तरीके से करता है तो जो आदमी काम कर रहा है उसको भी प्रॉपर वेतन मिलता है, प्रॉपर उसके भत्ते मिलते हैं, और उसका PF VF सब कटेगा, ESI वैसाई सब मिलेगा उसको। तो जब तक आप संगठित क्षेत्र में रोज़गार नहीं लाएंगे, रोज़गार लंबे समय तक चलने वाला भी नहीं होगा। आपकी एक नौकरी पक्की लगी हुई है इस कंपनी में, तो आप कम से कम 2 साल, 4 साल, 6 साल मिलके काम करोगे ना। पकोड़े वाले के यहाँ क्या है, आपने 6 महीने बाद छोड़ दोगे, यार नहीं मज़ा आ रहा है, क्योंकि घर नहीं चल रहा है। कभी वो कहेगा शाम को जल्दी आना, कभी दिन में मतलब बहुत सारी चीज़ है ना। तो संगठित क्षेत्र में जब रोज़गार होगा वो ज़्यादा मायने रखता है, और जब तक आप उसको बढ़ाओगे नहीं तब तक संगठित क्षेत्र का रोज़गार नहीं बढ़ेगा, तो ये देश नहीं बढ़ेगा। अब आप कहोगे छोटी जो फैक्ट्रियां हैं, MSME हैं, लघु उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, उनका कैसे सत्यानाश हुआ है, इसका आप अंदाज़ा लगा लीजिए। पहले चलते नोटबंदी पे। नोटबंदी का आपको पता ही है, वीडियोकॉन इंडस्ट्री कैसे बर्बाद हुई, मैंने आपको बताया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि देश में छोटी छोटी कंपनियों के माल की खपत कम हो गई थी, क्योंकि उसकी खपत करने वाला गरीब और मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास
बहुत प्रभावित हुआ था। उन फैक्ट्रियों का माल नहीं बिक रहा था, कैश था नहीं मार्केट में, मार्केट कैश डिप्राइव था, लोगों की परचेजिंग पावर नहीं थी, क्योंकि आप बाज़ार में कुछ खरीदने जाओगे तो आपको पैसा चाहिए ना, रुपया। वो तो सरकार ने कह दिया कैंसिल आपका रुपया। आपको लग रहा था कि नोटबंदी में आपका नोट बेकार हो गया, आपका नोट बेकार नहीं हुआ था, आपका नोट सरकार के पास पहुंच गया था। यानी आपके पास नोट था लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसका इस्तेमाल आप तब करेंगे जब सरकार से आप नोट लेकर आएंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे। मतलब सरकार ने सारे नोट कैंसिल करके अपने पास रख लिए थे। अब जिसको सामान खरीदना है आ जाओ और हमसे नोट ले जाओ, तब सामान मिलेगा। इस प्रोसेस में जो 4-6 महीने 8 महीने साल भर लगा, बड़े सारे लघु उद्योग बंद हो गए। इसके ठीक बाद में आप आ जाइए, जीएसटी आता है। अब आप कहेंगे जीएसटी से छोटे उद्योग कैसे प्रभावित हुए, मैं बताता हूं। एक कंपनी है, मान लीजिए वो एक पेन बनाती है और वो 1 करोड़ पेन बनाती है। दूसरी कंपनी है जो 10,000 पेन बनाती है, एक छोटी सी फैक्ट्री कहीं पर चल रही है। जो 1 करोड़ पेन बनाने वाली कंपनी है, वो जब बल्क में, ये कुछ अर्थशास्त्र का सिद्धांत है, जितना ज़्यादा बड़ी मात्रा में चीज़ों का उत्पादन होता है, चाइना क्यों आगे है, क्यों उसको सस्ता पड़ता है, जितना ज़्यादा चीज़ों का उत्पादन होता है उतना ज़्यादा चीज़ों के लागत कम आती है। कि यहाँ जो छोटी फैक्ट्री वाला है, ना तो उसके पास उस लेवल की मशीनें हैं, ना उस लेवल का उसके पास टेक्नोलॉजी है, ना उस लेवल के वर्कर हैं। तो यहाँ जो छोटी फैक्ट्री वाले का कर्मचारी है, वो मान लीजिए एक दिन में 1,000 पेन बना रहा है, तो जो बड़ी कंपनी है उसका 1 लाख बना रहा है। तो उसकी जो कॉस्ट है, इसको जो पेन पड़ रहा है वो 90 पैसे का पड़ रहा है और उसको जो पेन पड़ रहा है वो 30 पैसे का पड़ रहा है। अभी कहानी शुरू हुई है। ये 90 पैसे वाला पहले टैक्स चोरी करके, सेल टैक्स ना देके, व्यापार कर ना देके, या जिस जगह पे जो वैट जो भी नाम था जीएसटी से पहले, वो ना देके अपना माल बेचता था। और वो जो टैक्स देकर 90 पैसे का पेन मार्केट में दे रहा था, उसके मुकाबले ये अपना 60 पैसे 70 पैसे का पेन किसी तरह से बेच पा रहा था। आपके मोहल्ले में जो छोटे छोटे बाज़ार लगते हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, गांव की हाट हैं, उन पर जो लघु उद्योगों में बना हुआ सस्ता सामान आता था, वो सामान बड़े उद्योगों के मुकाबले सस्ता इसलिए होता था क्योंकि वो टैक्स की बचत कर लेते थे। और वो भले ही टैक्स की बचत कर रहे थे, उस टैक्स को पास भी कर रहे थे कंज्यूमर को, और देश में करोड़ों लोगों को रोजगार भी दे रहे थे। अब पता चलता है कि वही चीज़ दूसरी नामी कंपनी ने बनाई और कम दाम में मार्केट में फेंक दी। टैक्स आपको भी देना पड़ रहा है, टैक्स उनको भी देना पड़ रहा है। वो बल्क में प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप छोटी मात्रा में प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इस तरह से बहुत सारी छोटी कंपनियां धीरे 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 करके बंद हो गई हैं। अब सरकार को छोटी कंपनियों को मदद करनी पड़ेगी, सपोर्ट देना पड़ेगा, जो कहीं दिखाई नहीं देता है। इसके बाद लॉकडाउन। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में आप देखिएगा, बड़े अमीरों को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि छोटी फैक्ट्री वाले को सामान चाहिए तो बड़ा वाला कहेगा भाई सप्लाई मिलेगी, पैसे लाओ, नहीं तो नहीं मिलेगी। आपको उधार में नहीं मिलता माल, आपको उधार में देना पड़ता उसी बड़ी फैक्ट्री वाले को। हकीकत है, जो लोग भी कारोबार कर रहे हैं उनसे पूछ लीजिए। उसके बाद में क्या हुआ, जीएसटी के मामले में भी यही हुआ। बड़ी कंपनियों के पास एडवांटेज था क्योंकि वो पहले से ही टैक्स वैक्स को लेकर जो है ज़्यादा मजबूत स्थिति में थे, उनके पास कर्मचारी भी थे, सब कुछ थे। इनका तो खर्चा बढ़ गया, सीए रखना है, ये करना है, वो करना है, बिलिंग करनी है, 50 झाम। और उसके बाद आया कोरोना। कोरोना में आप देख लीजिए कितनी दौलत अडानियों अंबानियों, जो 20-25 परिवार हैं इस देश के, उनकी बढ़ी, और आम आदमी की कैसे नौकरियां गई, कैसे वो तबाह हुआ। मेरी आज तक समझ में नहीं आया, जब जीडीपी गिर गई, फैक्ट्री नहीं चल रही थी, काम धंधा नहीं चल रहा था, रोजगार नहीं थे, लोग परचेज नहीं कर पा रहे थे, उस कोरोना में लोग कहते हैं अभी तक रिकवरी नहीं हुई। उस कोरोना में दौलत दुगनी तिगुनी कैसे हो गई भाई उद्योगपतियों की, ये तो समझना पड़ेगा। बहरहाल ये जो ट्रेंड है, इसके कारण भले ही
अडानी साहब की कितनी दौलत हो जाए। रोजगार लेके आएगा संगठित क्षेत्र में गरीब और छोटी कंपनी वाला, और जब तक वो लेके नहीं आएगा ये ऐसे ही आंकड़े आते रहेंगे। कभी 10% बेरोजगारी की दर हो गई, कैसे 20% बेरोजगारी की दर हो गई। बेरोजगारी को हैंडल रोजगार देके ही किया जा सकता है सरकार जी। बेरोजगारी को सोशल मीडिया के जरिए हैंडल नहीं किया जा सकता। सोशल मीडिया के ड्रामे की एक सीमा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और समझने की कोशिश करें कि इस देश में रोज़गार की हालत अभी भी बहुत ख़राब है, जबकि 2023 नहीं आया है, 2023 के हालात सामने नहीं आए हैं। इसलिए अपने पैसे सहेज कर रखें, जैसा मैं बार बार कहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।